ग्रेविटेशन का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम लोग बात करेंगे केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अगर आप क्लास 9th एनसीईआरटी बुक को देखते हैं तो केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो है वो छोटा सा में दिया हुआ है, और एनसीईआरटी में खास बात की जो छोटा सा कलर बॉक्स के रूप में दिया गया है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप अगर आगे चल के एसएससी, रेलवे, बैंकिंग ये सब का तैयारी करते हो, जहाँ पे साइंस पोर्शन का क्वेश्चन आता है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मायने रखेगा। ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कि केपलर लॉ ऑफ जो प्लैनेटरी मोशन है, इसमें केपलर जो साइंटिस्ट थे वो अपने पूरे जीवन काल समर्पित कर दिए थे वो प्लैनेट के मोशन के बारे में। ठीक है, यानी प्लैनेट का मोशन कैसे होता है इसके बारे में अपना ये पूरा का पूरा जीवन काल जो था इसी की स्टडी में समर्पित कर दिए थे, और कंप्लीटली ये 3 ठो लॉ दिए थे केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में। इनका पूरा नाम जोहानन केपलर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और सबसे खास बात कि ये प्लैनेट के मोशन के बारे में स्टडी किए थे, और इनका 3 लॉ क्या था, आइए हम लोग एक एक लॉ को अच्छे से देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछेगा कोई भी कि केपलर के किस लॉ से ग्रेविटेशन का स्टडी न्यूटन के द्वारा किया गया था, तो आप बोलना केपलर का 3rd लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर का जो तीसरा नियम था उसी के हेल्प से, ठीक है, न्यूटन जो थे वो ग्रेविटेशनल फोर्स या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को निकाले थे। ठीक है ना। आइए अब हम लोग बात करते हैं केपलर के तीनों नियम के बारे में, एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। और केपलर अपना पूरा का पूरा स्टडी प्लैनेट के मोशन पे लगा दिए थे। और पहला लॉ ये क्या बताए थे, यानी केपलर का जो पहला नियम था वो लॉ ऑफ ऑर्बिट पे था। एकदम ध्यान से देखिए, केपलर का जो पहला नियम था वो क्या था, आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट्स पे था। इनका मानना था कि जितना भी प्लैनेट सन के चारों ओर मूव करता है, जितना भी प्लैनेट सन के चारों ओर मूव करता है वो अपने एक्सिस पे मूव करता है। ठीक है, जितना भी प्लैनेट सन के चारों ओर मूव करता है वो इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है। ये इनका मेन पॉइंट था। मेन पॉइंट इनका क्या था, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। जितना भी प्लैनेट, जैसे ये जो भी आप प्लैनेट को देखोगे जो सन के चारों ओर मूव करता है, ये आपका सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करता है, ये आपका मूव करता है किस पे, इलिप्टिकल पाथ पे। किस पे मूव करता है, इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है। पहला पॉइंट क्या आपको समझ में आया कि ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड इलिप्टिकल पाथ। जितना भी प्लैनेट सन के चारों ओर जो मूव करता है वो किस पाथ पे मूव करता है, इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है, सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करता है। अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करता तो सेंटर पॉइंट से रेडियस जो था वो सबका सेम होता, तो सेम अगर रहता तो मौसम आपका हर टाइम सेम रहता। लेकिन हमारे यहाँ मौसम जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज करते रहता है। तो मौसम चेंज इसलिए करता है क्योंकि प्लैनेट सन के नजदीक, यानी अर्थ जो प्लैनेट है वो सन के नजदीक और सन से दूर जाता है। तो जब आपका नजदीक आएगा तो गर्मी, दूर जाएगा तो ठंडा। यानी कहने का मतलब कि मौसम जो चेंज करता है उसका पूरा का पूरा श्रेय है क्या, कि प्लैनेट जो है वो इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है, कभी वो सन के नजदीक और सन के दूर, यही आपका इलिप्टिकल पाथ है। दूसरा, दिन और रात जो होता है वो अर्थ जब अपने एक्सिस पे घूमता है उसके कारण होता है। ये 2 बात आपको याद रखना होगा। तो पहला बात आपको क्या सीखा है कि जितना भी प्लैनेट होता है वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है, कभी वो सन के नजदीक और कभी वो सन के दूर जाता है। यहाँ पे आप सोच के बताइएगा कि ये प्लैनेट अगर घूम के नजदीक आ गया तो यही प्लैनेट घूम के दूर भी जाएगा। तो सेम कहानी यहाँ पे भी हो सकता है, और सेम कहानी अगर हम लोग फोकस को यहाँ पे मान ले तो यहाँ से प्लैनेट नजदीक और यहाँ से प्लैनेट दूर भी हो सकता है। यानी इलिप्टिकल पाथ में हम लोग यहाँ पे 2 फोकस मानेंगे, पहला फोकस F1 और दूसरा फोकस F2। तो 2 जब फोकस रहता है तो उसको हम लोग फोकी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फोकी। तो याद रखिएगा सन जो आपका है वो प्लेस्ड या तो यहाँ पे हो सकता है या तो सन को हम लोग प्लेस्ड यहाँ पे कर सकते हैं। अगर सन आपका प्लेस्ड यहाँ पे है और प्लैनेट यहाँ पे है तो नियर पॉइंट, और आपका अगर सन यहाँ पे है और प्लैनेट यहाँ पे है तो इसको क्या कहेंगे, फार पॉइंट। इस केस में अगर सन यहाँ पे प्लैनेट यहाँ पे है तो नियर पॉइंट, और सन यहाँ पे है प्लैनेट यहाँ पे है तो फार पॉइंट होगा। क्लियर हो गया। यानी कॉन्सेप्ट आपको हम ये बताने का प्रयास किए हैं
कि जितना भी प्लैनेट सन के चारों ओर मूव करता है एलिप्टिकल पाथ में मूव करता है और इसके अंदर दो फोकी होता है, दो फोकस पॉइंट होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग यहाँ के बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ के बाद आगे बढ़ते हैं सेकेंड, यानी जो केपलर सेकेंड यानी केपलर का पहला नियम किसके लिए था? ऑर्बिट के लिए। और केपलर का ये जो दूसरा नियम है वो किसके लिए? एरियाज के लिए। ये क्या बोले थे ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, पहले इसको समझना होगा। अगर मान लिया जाए कि आपका ये सन है और कोई भी एक प्लैनेट है, एक प्लैनेट मान लीजिए यहाँ पे है, ए पे है, ये प्लैनेट मूव करके यहाँ पे गया तो जाने में टाइम लग गया टी, ठीक है। और ये प्लैनेट मूव करके सी यहाँ पे आया, जाने में इसको टाइम लग गया डी, ठीक है। सी से लेके डी तक आया, टाइम क्या यहाँ पे लग गया? टाइम यहाँ पे मान लो टी लग गया। दोनों का टाइम सेम है। अब जब ये सन से दूर है तो इसका जो स्पीड होगा वो कम होगा, धीरे धीरे जाएगा। और ये सन के काफी नजदीक है तो इसका जो स्पीड होगा वो ज्यादा होगा, यानी तेजी से ये जाएगा। तो जब ये तेजी से जाएगा तो ये ज्यादा एरिया को कवर करेगा, और जब ये धीरे धीरे जाएगा तो ये कम एरिया को कवर करेगा। इसमें डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और इसमें डिस्टेंस क्या होगा? कम। तो ये बोले थे केपलर साहब, बोले थे कि इस केस में ये जो दोनों एरिया होगा वो दोनों एरिया आपका क्या होगा? सेम होगा। कब? जब आपका टाइम का इंटरवल सेम होगा। जब आपका टाइम का इंटरवल सेम होगा तो दोनों के बीच का एरिया सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम हो रहा है और यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है ना। हम आपको क्या बताएं कि यहाँ पे स्पीड कम हो रहा है और यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जहाँ पे स्पीड कम हो रहा है वहां पे कम एरिया कवर करेगा, डिस्टेंस ज्यादा। और जहाँ पे स्पीड जो है ज्यादा हो रहा है वहां पे डिस्टेंस कम, लेकिन एरिया क्या करेगा? ज्यादा कवर करेगा। यानी सेकेंड लॉ जो था वो एरिया के लिए था। वो क्या था कि द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सन एंड द प्लैनेट, यानी जो भी लाइन ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग सन से प्लैनेट की ओर, वो इक्वल एरिया स्वीप करेगा जब आपका इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल होगा तब, ठीक है। यानी यही इसी को हम लोग बोलते हैं केपलर का सेकेंड लॉ। और केपलर का पहला जो लॉ था वो आपको पता है ऑर्बिट के लिए, और केपलर का जो दूसरा जो लॉ है वो किसके लिए है? एरियाज के लिए। ये आपको बाबू अच्छे से क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग यहाँ पे तीसरे लॉ के बारे में बात करते हैं। तीसरा लॉ क्या है? तीसरा जो लॉ है वो पीरियड के लिए है। द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट, यानी टी का जो स्क्वायर है, यानी यहाँ पे हम लोग जो तीसरा लॉ बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं? ध्यान से देखेंगे। यानी यहाँ पे जो टी का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यू होगा, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो इक्वल कांस्टेंट आता है आर का क्यू, और के जो है वो सारे प्लैनेट के लिए कांस्टेंट है। यानी इनका क्या मानना था? इनका ये मानना था कि कोई भी प्लैनेट, अगर कोई भी प्लैनेट सन के चारों ओर मूव कर रहा है तो मूव करने में, एक चक्कर लगाने में जो समय लग रहा है उसका जो स्क्वायर होगा उस प्लैनेट से, उस सन से उस प्लैनेट के बीच का जो रेडियस है उसके क्यूब के बराबर होगा। हमने क्या बताया आपको? हमने ये बताया कि अगर कोई भी प्लैनेट सन के चारों ओर मूव कर रहा है और एक चक्कर लगाने में जो समय लग रहा है उसके समय का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा सन से उस प्लैनेट के बीच के रेडियस के क्यूब के बराबर होगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? केपलर, थर्ड केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब हम लोग इसको प्रूव कर रहे हैं तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इस केस में देखिए, ये जो ए बी लाइन है डिस्टेंस ज्यादा है तो ये आपका क्या हो गया? मेजर एक्सिस। ये जो सी डी लाइन है, सी डी आपका डिस्टेंस कम है तो ये आपका क्या बन गया? माइनर एक्सिस। और यहाँ पे ए ओ और ओ बी, ए ओ और ओ बी, यानी जब क्वाड्रेंट में बढ़ता है तो ये वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। और टी का मतलब कि जो टाइम कंप्लीट चक्कर में लग रहा है, और आर का मतलब कि इसके बीच का जो रेडियस लेंथ है, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, थोड़ा प्रूफ ध्यान से देखिएगा आप लोग। यानी एक प्लैनेट है, एक प्लैनेट हम लोग लेके चल रहे हैं जिस प्लैनेट का नाम है जुपिटर, ठीक है। जुपिटर हम लोग एक प्लैनेट को लेके चल रहे हैं, यानी जुपिटर को मूव करने में जो टाइम लगता है वो लगता है 11.8 ईयर्स, ठीक है ना। जुपिटर जो प्लैनेट है इसको मूव करने में टाइम कितना लगता है? तो इसको मूव करने में, सन के चारों ओर चक्कर लगाने में इसको टाइम लगता है 11.8 ईयर्स।
और सन से इसका जो रेडियस है वो कितना है आपका 5.2 एंगस्ट्रॉम। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसका टी का स्क्वायर यानी 11.8 का जब स्क्वायर करोगे इक्वल टू, ठीक है, 5.2 का क्यूब के अगर बराबर ये आ गया तो हम लोग कहेंगे कि ये जो लॉ है वो आपका सही है। तो इसका जो आंसर आता है वो लगभग 139 पॉइंट समथिंग आता है, 8-4 कुछ भी मान के चल लो, ठीक है। और उसके बाद इसका जो आंसर आता है वो लगभग 140 पॉइंट कुछ भी आता है। तो यानी दोनों को मिला जुला के हम लोग लगभग अप्रोक्स 140 के बराबर ले सकते हैं। यानी ये प्रूफ हुआ कि यहाँ पे जो टी का स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब होगा। यानी केपलर का यही 3 लॉ था, ठीक है। और से जो थर्ड लॉ था उसी के हेल्प से न्यूटन जो साइंटिस्ट थे वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में स्टडी किए थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।